नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 16 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट वाले पेपर की। चलिए फटाफट इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या क्या पूछा गया। तो चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। हम एक एक करके सारे जरूरी सवाल और उनके जवाब देखेंगे, वो भी एकदम तेजी से। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आगे की तैयारी के लिए किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सेक्शन हमेशा ही बहुत जरूरी होता है और इस बार भी हाल की घटनाओं से जुड़े कई सवाल देखने को मिले। करंट अफेयर्स की शुरुआत हुई स्पोर्ट्स की दुनिया से और सवाल भी काफी बड़ा था। पूछा गया कि 2025 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता। ये पिछले कुछ समय की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में से एक थी। तो इसका सही जवाब है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। और हाँ, एक और बात याद रखने वाली है, जो रनर अप थे यानिक सिनर, उनका नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार फाइनलिस्ट पर भी सवाल बन जाता है। स्पोर्ट्स से एक और सवाल आया, इस बार क्रिकेट से। पूछा गया कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। और इसका जवाब तो हम सबको पता ही है, कैप्टन कूल MS धोनी। वो ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो देखिए, इससे साफ है कि सिर्फ हेडलाइन जानना काफी नहीं है, उसके पीछे की थोड़ी बहुत डिटेल भी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब स्पोर्ट्स से हटकर इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। सेंट्रल बजट की एक बहुत ही जरूरी घोषणा से सीधा सवाल उठा लिया गया था। ये सवाल सरकारी योजनाओं के महत्व को दिखाता है। तो सही जवाब है 5 लाख रुपए। पहले ये लिमिट 3 लाख थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ये सवाल एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बजट की घोषणाएं सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैटिक जीके की। इस पेपर में कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ साथ देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल भी थे। एक सवाल था भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन नमूने चिनाब ब्रिज के बारे में। पूछा यह गया था कि नदी के तल से इसकी ऊंचाई आखिर है कितनी। तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। और पता है, ये सिर्फ कोई ऊंचा पुल नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, मतलब एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा। अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने में कितनी मदद करता है ना। स्टैटिक जीके से एक और सवाल था जो थोड़ा हटके था। ये सवाल इतिहास और पर्यावरण दोनों की जानकारी को एक साथ टेस्ट कर रहा था। और इसका जवाब है तमिलनाडु का वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य। ये 1936 में बना था। ये फैक्ट याद रखना काफी जरूरी हो सकता है। अच्छा, अब जरा साइंस सेक्शन की तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, जहां बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ होना बहुत जरूरी था। फिजिक्स में ऑप्टिक्स से एक क्लासिक सवाल आया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में क्या फर्क है। वैसे असल में सवाल ये था कि कन्वर्जिंग लेंस का आम नाम क्या है, जो कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। और यहाँ पर दोनों का बेसिक फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। उत्तल लेंस जो कि कन्वर्जिंग होते हैं, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वहीं अवतल लेंस जो डाइवर्जिंग होते हैं, वो लाइट को फैला देते हैं। सिंपल। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी थी जो कि बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर आधारित थी। इस तरह के सवाल तो आते ही रहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा साधा ओम का नियम लगता है। बस 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पहले सारे रेजिस्टेंस को जोड़कर टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर ओम का फॉर्मूला लगाओ और बस करंट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ नजर डालते हैं। इनमें भी बेसिक रिएक्शंस और बॉडी फंक्शंस पर ही फोकस था। केमिस्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। और जवाब है सॉल्ट और वाटर, यानी लवण और जल। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? देखिए, पेपर में एक साफ पैटर्न दिख रहा है। हाल के स्पोर्ट्स अवार्ड्स, फिजिक्स के बेसिक नियम और नई सरकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो असली बात सिर्फ इन सवालों के जवाब रटना नहीं है। असली खेल तो इस पैटर्न को समझने का है, ताकि तैयारी और भी स्मार्ट तरीके से हो सके। तो अब सवाल ये है कि ये जो इनसाइट्स हमें मिले हैं, वो हमारे स्टडी प्लान को कैसे बदलेंगे। खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये फटाफट वाला एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। आज हमारे सामने हैं
आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का 16 दिसंबर 2025 को हुआ तीसरी पाली का प्रश्न पत्र। और हम यहाँ सिर्फ सवालों और जवाबों की सूची नहीं बनाने वाले, बल्कि इन सवालों के पीछे जो पैटर्न छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पूछा गया, बल्कि ये समझना है कि कैसे पूछा गया। हमें कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं कि शायद इस परीक्षा का मिजाज बदल रहा है। मिजाज बदल रहा है मतलब ये अब सिर्फ रटे रटाए करंट अफेयर्स से आगे बढ़ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट्स और स्थायी ज्ञान की गहराई को परख रही है। चलिए इन सवालों की एक एक परत खोलकर देखते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं खेल जगत से। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां आमतौर पर सीधे सीधे नाम और तथ्य पूछे जाते हैं। क्या यहां भी हमें कोई गहराई देखने को मिली? पहला सवाल था 2025 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हाँ, तो इसका सीधा जवाब है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो जवाब के आगे की जानकारी में छिपा है। अच्छा। हाँ, उपविजेता थे इटली के जेनिक सिनर। और अगर हम महिला एकल की बात करें तो विजेता थी अमेरिका की कोको गॉफ और उपविजेता बेलारूस की आर्याना सबलिंका। मतलब अब सिर्फ विजेता का नाम पूछकर नहीं रुक रहा है। बिल्कुल नहीं, अब पूरे टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले की तस्वीर दिमाग में होनी चाहिए। यानी सिर्फ हेडलाइन पढ़कर काम नहीं चलेगा। इसी तर्ज पर क्रिकेट से जुड़ा अगला सवाल था कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये सम्मान मिला महेंद्र सिंह धोनी को और वे ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने। 11वें? जी। अब देखिए यहाँ भी एक और परत है। ठीक इसी समय जून 2025 में पाकिस्तान की सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी। ओहो, तो मतलब एक ही खबर के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को भी पकड़ना होगा। एकदम, परीक्षक यही उम्मीद कर रहा है। हाँ। ये तो बहुत ही अहम बात है। अच्छा, क्रिकेट की ही बात करें तो एक और दिलचस्प सवाल था, T20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? इसने तो कई लोगों को उलझा दिया होगा। और यहीं पर हमारी गहराई वाली बात पूरी तरह साबित होती है। सवाल में इंटरनेशनल शब्द था ही नहीं, बल्कि ओवरऑल T20 की बात थी। हाँ, कई उम्मीदवारों ने जल्दबाजी में बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान का नाम सोचा होगा। बिल्कुल। लेकिन 2025 में ये रिकॉर्ड बनाया साई सुदर्शन ने। उन्होंने 54 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। 54 पारियों में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है ना? हाँ, सचिन का 59 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन यहाँ भी एक और ट्विस्ट है। ओवरऑल सबसे तेज रिकॉर्ड अभी भी शॉन मार्श के नाम है, 53 पारियों में। अरे वाह। और T20 इंटरनेशनल में वो रिकॉर्ड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम है, 52 पारियों में। तो देखिए, एक ही सवाल में कितनी सारी परतें हैं। सही बात है। यह सिर्फ याददाश्त का नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ने और समझने का टेस्ट है। अगला सवाल स्मृति मंधाना से जुड़ा था कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 4000 रन किस वर्ष पूरे किए? उन्होंने ये उपलब्धि 10 जनवरी 2025 को हासिल की, आयरलैंड के खिलाफ राजकोट में। ठीक है। लेकिन यहाँ भी दिलचस्प आंकड़ा ये है कि उन्होंने सिर्फ 95 पारियों में ये मुकाम हासिल किया, जो कि मिताली राज से 17 पारियां कम है। तो वो दूसरी भारतीय तो बनी, लेकिन सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। एकदम सही। फिर से ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं, बल्कि कैसे और कितनी तेजी से का भी सवाल है। खेल से जुड़ी उपलब्धियों की बात हो रही है तो पुरस्कारों का जिक्र तो होगा ही। फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार अर्मांडो कोलाको को दिया गया और यहाँ भी संदर्भ महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। 2025 में कुल 5 लोगों को ये मिला। 5 लोगों को? जी, 3 नियमित श्रेणी में और 2 लाइफ टाइम श्रेणी में। लाइफ टाइम में अर्मांडो कोलाको के साथ बैडमिंटन के लिए श्री मुरलीधरन भी थे। तो सिर्फ एक नाम रटने से काम नहीं चलने वाला। तो खेल सेक्शन से ये तो साफ है कि परीक्षक उम्मीदवार से सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि गहरी समझ और संदर्भ की उम्मीद कर रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या यही ट्रेंड सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में भी दिखा। यहीं पर हमें शायद सबसे बड़ा सबूत मिला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ एक ऐसा सवाल आया जिसने शायद कई लोगों को चौंका दिया होगा। कौन सा? भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि ये करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टैटिक जनरल नॉलेज है ना? एकदम सही। इसका जवाब है वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में 1936 में स्थापना हुई थी। ग्रुप डी जैसी परीक्षा में इस तरह के स्थायी सामान्य ज्ञान के प्रश्न का आना एक बहुत बड़ा संकेत है।
ये तो उम्मीदवारों के लिए तैयारी की रणनीति बदलने वाली बात है। अच्छा, एक और सवाल था भारत के एक इंजीनियरिंग चमत्कार से जुड़ा। चिनाब ब्रिज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, यानी करीब 1178 फीट। लेकिन सिर्फ ये आंकड़ा काफी नहीं है। इसे संदर्भ में रखने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। क्या बात है, एफिल टावर से भी ऊंचा? जी हाँ, और यही फैक्ट इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाता है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। अद्भुत। अब अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण की कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई? 50वीं स्वर्ण जयंती। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। उसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो 1975 से 2025 पूरा 50 साल। यह सवाल करंट अफेयर्स और इतिहास का एक बेहतरीन मिश्रण है। शहरी विकास से भी एक प्रश्न था। प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? यह है गाजियाबाद नगर निगम, और यहाँ भी अतिरिक्त जानकारी महत्वपूर्ण है। ये परियोजना PPPHM मॉडल पर आधारित है और इसी पहल के लिए गाजियाबाद को 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका उपचारित जल पुरस्कार भी मिला। एक सवाल, लेकिन उसके तार कई दूसरी उपलब्धियों से जुड़े हैं। अब बात करते हैं बजट की। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या घोषित की गई? सरकार ने ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। यह एक सीधा तथ्यात्मक सवाल है, पर आर्थिक योजनाओं पर गहरी नजर रखने की जरूरत को दिखाता है। एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी था। भारत द्वारा किस देश से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया था? हमारे स्रोतों के अनुसार ये टैरिफ रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। यह सवाल भू राजनीति की समझ को परखता है। और इस खंड से आखिरी सवाल रक्षा से जुड़ा था। 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? यह कॉन्फ्रेंस 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो अब तक का विश्लेषण देखें तो सबूत साफ है। खेल हो या सामान्य ज्ञान, परीक्षा की मांगे गहराई, संदर्भ और ध्यान से पढ़ने की क्षमता। लेकिन किसी भी परीक्षा में अवधारणाओं की असली परख तो विज्ञान के खंड में होती है। चलिए देखते हैं वहां क्या कहानी थी। विज्ञान का खंड इस पैटर्न को और भी पुख्ता करता है। यहाँ रटने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है और सिर्फ क्यों और कैसे काम करता है। बिल्कुल। भौतिकी में तो लेंस और दर्पण पर लगातार 2 सवाल आए, एक अभिसारी लेंस के बारे में और दूसरा उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। क्या ये दिखाता है कि ऑप्टिक्स एक खास पसंदीदा विषय है? ऐसा कह सकते हैं। पहला सवाल था कि इस लेंस को अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका जवाब है उत्तल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है? जी, इसलिए उसे अपसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं। और दूसरा सवाल था कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का बनेगा। यह दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी गाड़ियों के साइड मिरर हैं, है ना? एकदम सही। वे उत्तल दर्पण होते हैं ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा क्षेत्र दिख सके, भले ही चीजें छोटी दिखें। कॉन्सेप्ट सीधे सीधे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। गति और तरंगों से भी सवाल थे। एक समान गति का वेग समय ग्राफ कैसा होता है? यह समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। क्यों? क्योंकि एक समान गति का मतलब है कि वेग बदल नहीं रहा, वो स्थिर है। और जब वेग स्थिर है तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन 0 है। ग्राफ इसी कहानी को दिखाता है। बिल्कुल। और तरंगों वाला सवाल भी संबंधों पर आधारित था। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? तरंग दैर्ध्य आधा हो जाएगा। इसे समझने के लिए v=f लैम्डा सूत्र को याद रखें। अगर वेग स्थिर है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है। इसे किसी आसान तरीके से समझा सकती हैं? बिल्कुल। समझिए, आप एक रस्सी को धीरे धीरे हिला रहे हैं, मतलब कम फ्रीक्वेंसी, तो लहरें लंबी बनेंगी। और अगर आप उसे जल्दी जल्दी हिलाते हैं, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो लहरें छोटी और पास पास बनेंगी। ये एनालॉजी शानदार है। इससे ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
अच्छा, एक सवाल खोज पर था। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये एक ऋणावेशित कण है। ये एक तथ्यात्मक सवाल है, लेकिन भौतिकी की नींव से जुड़ा है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? इसके लिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मतलब राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल होता है। अगर आपका अंगूठा तार में बह रही धारा की दिशा में है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक और सवाल ऐसा ही था। अगर एक पत्थर को डोरी से बांधकर गोल घुमाया जाए और डोरी अचानक छोड़ दी जाए, तो पत्थर किधर जाएगा? ये तो लगभग हर किसी ने बचपन में किया होगा। और इसका जवाब न्यूटन के गति के पहले नियम में छुपा है। पत्थर वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट की दिशा में सीधा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक डोरी बंधी है, वो पत्थर को केंद्र की ओर खींचती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे ही डोरी छोड़ी, यह बल खत्म हो जाता है और पत्थर अपनी जड़ता के कारण उस क्षण के वेग की सीधी दिशा में निकल जाता है। एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी था। 12 वोल्ट विभवांतर के साथ 1, 2, 3, 5 और 10 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी? यहाँ सवाल में एक छोटा सा जाल है। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो पूरे सर्किट में धारा एक समान बहती है। अच्छा, तो जो धारा 1 ओम से बहेगी, वही 10 ओम से भी बहेगी। बिल्कुल। हमें बस कुल धारा निकालनी है। कुल प्रतिरोध हुआ 1 + 2 + 3 + 5 + 10 यानी 21 ओम। ओम के नियम से धारा I बराबर VR यानी 12/21, जो लगभग 0.57 एम्पेयर है। महत्वपूर्ण था। भौतिकी का आखिरी सवाल स्थितिज ऊर्जा पर था। खिलौने में चाबी भरने पर स्प्रिंग में जो ऊर्जा जमा होती है, वह किन कारकों पर निर्भर करती है? ये 2 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, स्प्रिंग स्थिरांक यानी स्प्रिंग कितना कठोर है, और दूसरा विस्थापन यानी स्प्रिंग को कितना दबाया या खींचा गया है। अब रसायन विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह 2 तरह की अभिक्रिया है। पहली, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। और दूसरी, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत गर्मी निकलती है। जैसे जब चूने को पानी में डालते हैं तो वो उबलने लगता है। और एक क्लासिक सवाल, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और अंत में जीव विज्ञान, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? यह कम प्लाज्मा करता है, जो रक्त का तरल हिस्सा है। ये शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सिलिया किस में पाया जाता है? सिलिया हमारे श्वसन तंत्र में पाया जाता है, खासकर नाक और श्वास नली के भीतरी दीवारों पर। ये झाड़ू की तरह काम करने वाले सूक्ष्म बाल होते हैं, जो धूल को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। और कार्टिलेज में किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है? इसमें फाइबर से भरा अर्धठोस मैट्रिक्स होता है, जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन होता है। यही इसे मजबूती के साथ साथ लचीलापन भी देता है, जैसे हमारी नाक या कान में। और आखिरी सवाल, कलिका से पौधे की वृद्धि किस विधि द्वारा होती है? इस प्रक्रिया को मुकुलन यानी बडिंग कहते हैं। इसमें पौधे पर एक छोटी सी कली निकलती है, जो बढ़कर एक नई शाखा या पौधा बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ है। हमारी शुरुआती धारणा सही थी। RRB ग्रुप डी की परीक्षा अब सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट नहीं रही। बिल्कुल। चाहे खेल का कोई सवाल हो जिसमें उपविजेता भी जानना जरूरी है, या सामान्य ज्ञान में पहली बार आया स्टैटिक जीके का प्रश्न, या फिर विज्ञान के वो सवाल जो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, हर जगह एक ही संदेश है, सतह से नीचे उतरो, गहराई में जाओ। एकदम। तो भविष्य के उम्मीदवारों के लिए आपकी अंतिम सलाह क्या होगी? मेरी सलाह ये होगी कि तैयारी का तरीका बदलिए। सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन रटने से काम नहीं चलेगा। जब भी कुछ पढ़ें तो उसके क्यों, कैसे और किस संदर्भ में पर जरूर ध्यान दें। और इसी से जुड़ा एक विचार मैं सभी के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। ये नया पैटर्न आपसे आपके समय का बेहतर प्रबंधन मांग रहा है। अब सवाल ये है कि क्या 100 विषयों को सतही तौर पर पढ़ना बेहतर है या 50 विषयों को गहरी समझ के साथ? मुझे लगता है इस प्रश्न पत्र ने अपना जवाब तो दे दिया है।